हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नवज्वर चिकित्सा के बारे में डिस्कस करने वाले। तो नवज्वर चिकित्सा का श्लोक और उसके बाद इमेज बेस्ड एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तरुण ज्वर में फर्स्ट 1 to 7 डेज का काल यहाँ पे माना जाता है। इस तरुण ज्वर चिकित्सा का पहला श्लोक है, ज्वरादो लंघनम शस्तम ज्वर मध्य तु पाचनम ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम एतत् ज्वर चिकित्सितम। नवज्वर में बेसिकली फर्स्ट लंघन करना चाहिए, उसके बाद ज्वर मध्य में पाचन करना चाहिए और ज्वरांत में रेचन प्रोसेस करना चाहिए। तो ये नवज्वर चिकित्सा में सिक्वेंशियली मैनेजमेंट कैसे करना है ये हमें देखना है। और ये मोस्टली तरुण ज्वर 1 to 7 डेज अर्ली स्टेज ऑफ ज्वर में ट्रीटमेंट है लंघन, जिसमें एब्सेंस ऑफ फूड, कुछ भी खाना पीना नहीं है। लंघन बोले तो उपवास। इसके बाद मिडिल स्टेज में पाचन करना चाहिए। पाचन में स्पेसिफिकली हर्ब एनहांस्ड मेटाबॉलिज्म करना चाहिए, मतलब औषधि लेनी चाहिए जिससे आम जो बॉडी में है वो एलिमिनेट हो जाए। और लास्ट में एक विरेचन स्टेज है, जिसमें यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज बॉडी में प्रेजेंट रहती है उसको बॉडी थ्रू बाहर निकालना है। सो यहाँ पे विरेचन करना चाहिए। नवज्वर में हमें क्या करना नहीं चाहिए इस श्लोक में बताया गया है, जैसे कि दिवा स्वप्न और जो स्नान है, अभ्यंग है, मैथुन है। नवज्वरे दिवा स्वप्न, स्नान, अभ्यंग, अन्न, मैथुनम, क्रोध, प्रवात, व्यायाम, कषायश्चम विवर्जय। तो ये इमेज तो देखेंगे अभी। तरुण ज्वर और नवज्वर में दिन में सोना यानी दिवा स्वप्न शुड बी अवॉइडेड। स्नान नहीं करना चाहिए, ऑयल मसाज और अभ्यंग नहीं करना चाहिए, हेवी फूड नहीं लेना चाहिए, शारीरिक व्यायाम शुड बी अवॉइडेड, क्रोध नहीं करना चाहिए, कषाय द्रव्य सेवन नहीं करना चाहिए, वायु सेवन मतलब एक्सपोजर टू विंड, वर्ड इज प्रवात। प्रवात मीन्स अवॉइडिंग फ्रॉम द विंड। मैथुन नहीं करना चाहिए और आलस्य ही नहीं करना चाहिए। These observations strictly restricted in the first 7 days of the fever for the speedy recovery. Shloka is Langanam Swedanam Kalo Yavagasti Tiktukarasah Malanam Pachanani Sihu यथावस्थम क्रमेणवा थ्रू क्रम लेनी चाहिए, मतलब वन आफ्टर अनदर लेनी चाहिए, जो कि लंघन स्वेदन काल यवागु तिक्तक रस ये मल पाचन करने के लिए लेने चाहिए। इन नवज्वर देर फर्स्ट शुड बी लंघन, उसके बाद स्वेदन करना चाहिए, उसके बाद यवागु लेने चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट काल ये सब फॉर द पाचन ऑफ आम करना चाहिए, जिससे कि आम रिलीव होके ज्वर रिलीफ हो जाएगा। बेसिकली लंघन में एब्सटेंस फ्रॉम द फूड नहीं लेना चाहिए। स्वेदन में बॉडी को पसीना आके पोर्स थ्रू ज्वर जो एलिमिनेट होने की चांस रहते हैं। उसके बाद यवागु ये मेडिकेटेड ग्रुएल है। तिक्त का रस औषधि है, जैसे कि नीम, गुड़ूची, किराट तिक्त। और पाचन कर्म में वो अग्नि है, उसको प्रदीप्त करने के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये दोषा को रिड्यूस करे और अग्नि को स्टिमुलेट करे, यानी कि जब भी अग्नि स्टिमुलेट हो जाएगी तब वो पाक करने के लिए और जो अपक्व मल है उनका डिग्रेडेशन करने के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। सो बाय द प्रोसेस ऑफ लंघन, आफ्टर डूइंग लंघन, स्वेदन, पाचन, यवागु, तिक्तक रस टेकन, चिकित्सा फॉलो करने के बाद क्या होता है ये हम देखेंगे। जैसे कि क्षुधा और हंगर प्रोड्यूस हो जाती है, रुचि मतलब डिजायर टू ईट फूड स्टार्ट हो जाता है। लंघन से दोषा जो बॉडी में है वो रिड्यूस हो जाते हैं और नॉर्मलाइज होके अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिससे डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज हो जाती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लंघन। सो हियर लाघवम मतलब बॉडी लाइटनेस, मतलब बॉडी लाइट हो जाती है, खाना खाने का मन करता है, रुचि, स्वास्थ्य बल और ओजस वृद्धि हो जाती है। उसके बाद पक्ति यानी फूड डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाता है। और उसके बाद अपीयरेंस ऑफ क्षुधा मतलब भूख लगने लगती है और तृष्णा और थर्स्ट लगने लगती है। उसके बाद डाइजेस्टिव पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। Now we conclude this chart. When doshas and agni are unstable, Langana is helpful in reducing the fever, deepen stimulation of digestion और digest the morbidity बोले तो जो अपक्व मल है उसको
तोड़ने का काम करते हैं और भूख लगना और इंक्रीज डिजायर टू ईट, ये सब लंघन के ही फायदे हैं। अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लंघन देखेंगे कि लंघन कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो वात ज्वर, जो वात डोमिनेंट फीवर है उसमें, उसके बाद ज्वर ड्यू टू क्षय, मानसिक ज्वर है, ज्वर के टाइप में लंघन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि पहले ही क्षय हो चुका है, पहले ही बॉडी में ताकत नहीं है और फिर से लंघन करके उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाके वो डिसीज से ज्यादा सफर होता है। दोषाशय कर रहे हैं बॉडी को, मतलब पहले ही धातु का क्षय हो चुका है बॉडी में, उस क्षय की वजह से इम्यूनिटी नहीं है। सो इम्यूनिटी नहीं है तो बॉडी पहले से वीक है। अगर उस टाइम पे हम लंघन करेंगे तो बॉडी पहले से वीक होने के कारण जो भी डिसीज है वो ज्यादा अफेक्ट कर सकता है बॉडी को। वातज दोष की वजह से जो उत्पन्न ज्वर ड्यू टू धातु क्षय की वजह से अगर ज्वर उत्पन्न हुआ हो, साइकिक कारण से और मानसिक रोग से अगर ज्वर उत्पत्ति हुई हो, तो वहां पे लंघन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसी के साथ अगर ज्वर, भय, क्रोध, श्रम, दुख, इन सब के वजह से और इनकी वजह से अगर ज्वर उत्पन्न हुआ हो तो यहाँ पे लंघन नहीं करना चाहिए। संवेदन चिकित्सा बोले तो क्या है, यहाँ पे एक वेपर्स बॉडी के माइक्रोपोर्स एंटर होके पसीना लाते हैं, जिसकी वजह से दोषों का बॉडी से निगमन हो जाता है या दोष बाहर निकल जाते हैं। स्वेदन की पद्धतियां कैसे बोले, वात कफज ज्वर में वार्म वाटर लेना चाहिए। मध्योत और पित्तज ज्वर में पहले जो औषधि द्रव्य है उसको उबाल के ठंडा करके लेना चाहिए। यार बेनिफिट्स क्या है कि जब भी हम उष्ण जल पान करते हैं तो दीपन और पाचन, मतलब बॉडी में आमा डाइजेशन में हेल्प हो जाती है। स्वेदन में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस स्वेट, जो स्त्रोतास है उनको क्लियर कर डालता है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोमोट स्ट्रेंथ, पसीना उत्पन्न करता है, यानी कि बॉडी के तत्वों को संतुलित करता है, स्त्रोतों को साफ करता है, शक्ति और पाचन को बढ़ावा देता है। नाउ ज्वर में यवागु चिकित्सा देखेंगे। सो यवागु के उपयोग अग्नि प्रदीप्त करने के लिए, पाचन के लिए। यवागु से पहले 6 दिन तक क्या लेना चाहिए, मंड लेना चाहिए। मंड यानी जो राइस वाटर है। वमन और लंघन के बाद ही यवागु लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि जो है वो प्रदीप्त रहती है, डाइजेशन फास्ट हो जाता है। यवागु शुड बी टेकन आफ्टर वमन एंड लंघन, बिकॉज यहाँ पे अग्नि प्रदीप्त रहती है और ये इजी हो जाता है कि आम का डाइजेशन हो जाए। यवागु जो है वो ईंधन की तरह काम करते हैं, जो कि अग्नि दीपन करने में हेल्प करते हैं। यवागु शुड बी टेकन आफ्टर वमन एंड लंघन। वमन क्रिया और लंघन क्रिया के बाद ही यवागु लेना चाहिए, क्योंकि तब तक अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और आमपाचन इजी हो जाता है। सो यवागु बॉडी में क्या करते हैं, तो यवागु लाइटनेस लाते हैं, लाइटनेस इन द डाइजेशन। उसके बाद पसीना उत्पन्न करके ये स्त्रोतस जो है उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद दोष अनुलोमन, मतलब इजी पैसेज ऑफ द दोषास फ्रॉम द बॉडी, और ये नरिशिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। यवागु का निषेध, यहाँ यवागु कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो डेली मद्यपान करने वालों में, जो ग्रीष्म ऋतु है समर सीजन में, उसके बाद यवागु निषेध है। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में भी यवागु निषेध है। तरुण ज्वर में कषाय प्रयोग। सो यहाँ पे आचार्य ने एक बात बोली है कि कषाय रस है वो डायरेक्टली प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका विधिवत यूज करना चाहिए, मतलब मिक्स करके, किसी द्रव्य के साथ मिक्स करके कषाय लिए तो ठीक है। लेकिन कारण अगर कषाय रस डायरेक्ट एज ए मेडिसिन लिया तो ये विषम ज्वर प्रोड्यूस करता है, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल ज्वर, जो कि दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। ऐसा ज्वर प्रोड्यूस ना हो, इसकी वजह से नहीं लेना चाहिए। ये कषाय क्या करता है, ये दोषबद्धता बढ़ाता है और स्तंभन, दोषास को एक जगह ही स्तंभन करके रखता है, इसकी वजह से कषाय इस निषेध। नाउ इस श्लोका में बताया है कि कफ दोषा जो कि आमाशय में स्थित है, वो अगर ज्वर को उत्पन्न करता हो तो उसे अप्रोप्रिएट टाइम में वमन प्रोसेस थ्रू बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। कफ प्रधानानुक्लिष्टान दोषान आमाशय स्थितान ज्वरकरान बुद्ध्वा काले वमन्याम वमन हरेत।
और चार्ट थ्रू देखते हैं इसको। एक्सेस कफ दोषा जो बॉडी में है वो आमाशय में जाके उत्कृष्ट अवस्था में हो जाते हैं, मतलब ये प्रिडोमिनेंट स्टेज में हो जाते हैं, बॉडी से बाहर वमन चिकित्सा थ्रू बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। यही इस श्लोका का मीनिंग है। थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।